हेलो फ्रेंड्स, जैसा कल 2 फरवरी 2025 को यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, और कनिष्ठ विश्लेषक की जो पद आए हुए थे जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, और उस पेपर के बाद हम आज उनके क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के उन्हें आंसर देने चाहिए थे, और जो सही आंसर हैं उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जो जनरल साइंस जो जीके का क्वेश्चन था, जो कि फार्मेसी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं रहता है क्योंकि वो हमेशा फार्मेसी के डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर जीके के क्वेश्चंस भी इसमें थे। तो ये जो जीके के 20 क्वेश्चंस हैं, इन पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, और इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर और दूसरे जो फार्मेसी के सब्जेक्ट थे, एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, इकोलॉजी, उन पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। मीन्स कि गोमती नदी जो कि उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और गोमती नदी का उद्गम जो है वो पीलीभीत जिले से है, जहाँ पे पूरनपुर तहसील में माधोटांडा एक जगह है जहाँ पे ये उद्गम हुआ है। गौमुख ताल से निकलती है गोमती नदी, और वहाँ से बहते हुए ये जिला लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी होते हुए गाजीपुर में जाके गंगा जी में मिलती है। तो ये जो लाइफ लाइन है, यहाँ पे जो आंसर है वो लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, ये बिल्कुल सही आंसर है। और गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती हो नहीं सकता। आजमगढ़, मऊ, बलिया ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लखनऊ सिटी है, लखनऊ सिटी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और लखनऊ सिटी में ही ये पेपर कंडक्ट हुआ। सारे सेंटर जो थे वो गोमती से हार्डली 1-2-4 किलोमीटर के अंतर्गत थे। तो ये आंसर सही लग रहा है यहाँ पे, लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि अभी तक किसी भी वीडियो जो भी इसकी प्रिपरेशन करा रहे थे, जो पेड चैनल्स हैं, उन्होंने कोई भी आंसर की या डिस्कशन नहीं डाला है। तो बच्चों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी छात्र हमारे यहाँ से भी सम्मिलित हैं, तो इसलिए हमें इस पर डिस्कस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे। तो जो हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश पर्सन, जो अंतिम ब्रिटिश पर्सन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे सर वाल्टर मॉर्गन का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि जो 1866 आगरा के अंदर में जो लास्ट बेंच पे ब्रिटिशर जिन्होंने सेवाएं दी थी, वो सर वाल्टर मॉर्गन ही होंगे। नेक्स्ट आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सभी लेखक हैं और उनकी ये लेख हैं, कौन कौन से चीज़ों इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए यशपाल गीत गोविंद नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर ने हुंकार लिखी थी। महादेवी वर्मा दीपशिखा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा दीपशिखा, ये करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे रामेश्वर शुक्ल जो हैं, इन्होंने प्रथम आयाम लिखा था। तो रामेश्वर शुक्ल के नाम पे प्रथम आयाम है, रामधारी सिंह दिनकर पे हुंकार है, और महादेवी वर्मा दीपशिखा है, और गीत गोविंद किसी और के द्वारा रचयिता है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समृद्ध संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश देश की डैश है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो यूपी है, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो जो तीसरे पायदान पे आती है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग। अब चूंकि पेपर 2 फरवरी को है, और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने बजट पेश किया 2 फरवरी को, तो ये क्वेश्चन तो लाजमी था जीके में पूछा जाना, और यूपी का ही स्थान पूछा है, परसेंटेज पूछा है। लेकिन इस क्वेश्चन की एक कमी है कि इस क्वेश्चन में इनको सत्र को मेंशन करना चाहिए था कि किस वर्ष के लिए ये पूछ रहे हैं। तो इन्होंने समृद्ध संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो तीसरी होगी। ये तीसरी बिल्कुल सही है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8%, लास्ट ईयर का जो है 8% है। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन 9 और 6 दोनों में हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो 9%, चूँकि लगातार जीडीपी बढ़ रही है, तो करंट में क्या सिचुएशन है या किस सत्र के लिए पूछ रहे हैं, बजट सत्र 23-24, बजट सत्र 22-23, तो ऐसा इसमें मेंशन नहीं किया गया है, बट तीसरी से 9% पे होना चाहिए। नेक्स्ट, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगला क्वेश्चन जो है, नीचे अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो लखनऊ चारबाग जो कि अक्सर रील में, वीडियो में आपको आता रहता है, तो जो उसकी आर्किटेक्चर स्टाइल है वो यहाँ पे इंडो सरसैनिक स्टाइल में वो डिजाइन किया गया। मतलब जो आर्किटेक्ट है इसमें इंडिया का भी रोल है और ब्रिटिश का भी है। तो जो वास्तुकला वहाँ की डिजाइन की गई है वो इंडो सरसैनिक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम बी मानेंगे। अभी हम आपको ये भी बता देंगे किस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे डाउटफुल रह चुका है, कि जिस क्वेश्चन की वजह से, और जब भी आंसर किया है तो सभी छात्र उसको मैच कर लें, देख लें। क्यों? क्योंकि अभी आंसर की आनी बाकी है, लेकिन हम उसके पहले ही सभी छात्रों के उत्सुकता को ध्यान में रखकर हम इस पे आंसर बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है 86, ई गवर्नेंस पहल को उनके उद्देश्यों से मिलाइए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है कि भूलेख जो है वो खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि में संबंधित जानकारी ये भूलेख से हमें मिलती है। आजकल बहुत सारे जो भी छात्र इसमें सम्मिलित हुए, किसान के बच्चे हैं, सभी लोग भूलेख निकालते हैं, ऑनलाइन आता है भूलेख, और वहाँ पे हमें खरीदारी और विक्रेताओं के बड़ी और कृषि भूमि से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इस पे जब हम मैचिंग में आएंगे, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, अदर चीज़ें होती हैं, तो हमें सारी पे ना ध्यान देके एक आध सेकंड हमने पकड़ा, और एक आध सेकंड के हिसाब से यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे लाइए। नेक्स्ट लास्ट उसके नीचे, भूलेख के नीचे और नीचे, ऊपर जाना है सर। थोड़ी सी समस्याएं टेक्निकल होती हैं, अभी हम लोग इतने मॉडिफाइड नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे और नीचे, हाँ ये आते हैं 87 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, प्रमुख निर्यात केंद्रों को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कनेक्ट मेजर एक्सपोर्टिंग हब टू हल्दिया पोर्ट वाया वाराणसी एंड प्रयागराज। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि महाकुंभ का पर्व चल रहा है, 144 साल बाद ये पर्व आया है, और पेपर यूपीएससी कंडक्ट करा रही है। उत्तर प्रदेश में ही ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, तो जरूर से जरूर प्रयागराज के नाम पेपर में रहेंगे। और नदियों की जिक्र इस पेपर में बहुत है। जब मैंने इस पेपर को कल रात में देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। खेल जगत, राजनीति जगत, कई सारे चीज़ें वैकेंट हैं जीके के क्वेश्चन में, यूपी के जीके में, जहाँ बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन नदियों से और बंदरगाह, नदी और बांध, इस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो NW1 है, NW1 नेशनल वाटर प्लान 1, ये होता है हल्दिया जो कि कोलकाता के पास स्थित है, और वहाँ से वाया पूरे बिहार को, मीन्स ये पश्चिम बंगाल और बिहार और यूपी का जो वाराणसी का क्षेत्र है वहाँ से होता हुआ प्रयागराज तक ये जो है हमारा निर्यात केंद्र के लिए बनाया गया है। नेशनल वाटर 1 इसको हम बोलते हैं, जो कि एक डोमेस्टिक बंदरगाह हम कह सकते हैं, जिसको डोमेस्टिक कह सकते हैं, कि इंटरनल इंडिया के अंदर अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर मार्ग करना है तो वो हल्दिया टू वाराणसी, पहला पार्ट जो था हल्दिया टू वाराणसी था, लेकिन बाद में उसे प्रयागराज तक भी जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से, भारत की मानक यमोत्तर द स्टैंडर्ड मेरिडिएशन ऑफ इंडिया इज एंड इज पास थ्रू। तो यहाँ पे भी अगला क्वेश्चन जा रहा है सीधा और सीधा प्रयागराज की तरफ। तो जो ये प्रयागराज है वो इस समय चर्चा में था। मैं कई बार छात्रों से अनुरोध किया था कि आप प्रयागराज कुंभ और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को स्पष्ट देख लीजिएगा। तो यूपी जीके में यहाँ से पूछा गया है, प्रयागराज जो आंसर है 82 डिग्री 3 नॉट ई प्रयागराज, ये ऑप्शन बी सही होना चाहिए यहाँ पे, और यही सही है।
बाकी भी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जनरल आपसे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं छात्रों को बताना चाहूँगा कि ये जो बांध है ये स्थित नहीं है। इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि जो परीक्षा बांध है, जो भागला बांध है, बधुआ बांध है और भसोरा है, तो ये परीक्षा बांध हमारा झांसी के पास है, झांसी में स्थित है। बधुआ भसोरा बांध भी यूपी में है। और इन्होंने पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं में हम बगला बांध को मांगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बा घा लापक मानता अल्लाह जो घा लिखा है, इस चीज़ से कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक बगला बांध है जो कि हिमाचल में स्थित है, तो उस हिसाब से ये आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये घा है तो उस सेंस में यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं भी सही हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिस पे हम बात कर रहे हैं। भगला भी यहाँ पे सही आंसर है मेरे हिसाब से 99%, बट 1% अगर ये हिमाचल वाला नहीं हुआ, यहाँ पे अगर गा आता तो ये हिमाचल का होता और यहाँ पे ये उपयोग में से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन द, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग बचपन में देखे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली की समस्याएं शुरुआत में थी। तो ये पास हुआ है रिफॉर्म 99 में। 1999 में ये जो है अधिनियम पास किया गया रिफॉर्म एक्ट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश की नदी पर जिले में बनवाया गया है। मीन्स यहाँ पे अहरोरा बांध की बात हो रही है। अहरोरा बांध बहुत ही प्रसिद्ध है और ये गरई नदी है, छोटी नदी है, गरई नदी है जो कि मिर्ज़ापुर से जिले से गुजरती है, वहाँ पे ये बांध बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, गरई नदी मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा, इस देखिए इसको ब्रैकेट में किया गया है इन्वर्टेड कामा में, मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश की सीमा क्या है? तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ, काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है। और ये मेगा योजना के तहत जो इनका 2022 में यूपी इन्वेस्टमेंट समिति जो योगी जी ने किया था, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और अमित शाह जी, सारे बड़े लोग आए थे। और ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ गोमती नगर में हुआ था आयोजन। और इस आयोजन में जो इन्होंने तय किया था मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश की सीमा, तो वहाँ पे जो सीमा की गई थी वो थी 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम, 50 करोड़ से ऊपर लेकिन 200 करोड़ से नीचे, 500 करोड़ या उससे अधिक, 3000 करोड़ से कम, 3000 करोड़ या उससे अधिक। तो यहाँ पे जो आंसर है काफ़ी क्लोज कर दिया है। और मेगा के लिए इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 500 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़ से लेकर, इस पे हम देखेंगे, चर्चा करते रहेंगे। और यहाँ पे जो मेगा योजना का प्लान है ये यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रेंज जो दी गई थी मेगा करोड़ में, 200 करोड़ से रुपए या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम। तो ये ऑप्शन ए 200 करोड़ या उससे अधिक 500 करोड़ से कम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। काफ़ी टफ पेपर था, मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि पेपर को हल्के में ना लेंगे और बहुत ही लोअर बॉटम पे जो है सिलेक्शन सुनिश्चित है। ये डॉक्टर सुजीत गुप्ता का वादा है कि जितने भी छात्र इस पेपर में सम्मिलित हुए हैं डिप्रेस नहीं होंगे, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। बहुत ही टफ पेपर है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि सभी लोग फार्मेसी के होते हैं और पेपर को टर्न आउट किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछी गई है कि आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको सिर्फ, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एक को पकड़ना है, तो जैसा कि यूपी में जो सबसे लोएस्ट एजुकेशनल रेट है, जो लिटरेसी है, वहाँ पे बहराइच आता है, तो हम सबसे पहले बहराइच को पकड़ लेंगे। यहाँ पे सबसे न्यूनतम है और हमें न्यूनतम से उच्चतम की तरफ जाना है।
तो यहाँ पे थर्ड में 2 आंसर आ रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड 1। तो यहाँ पे अब आपको ए और बी रिमूव हो जाता है, सी और डी पे काम करना है। सी और डी में बहराइच के बाद बाराबंकी दोनों में सिमिलर है, सेकंड मैनपुरी आती है और फर्स्ट पे आजमगढ़ जा रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन कर दिया है क्योंकि सीक्वेंसिंग है और सीक्वेंसिंग में हम कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हूँ कि आजमगढ़ की जो साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार वो 72.36%, मैनपुरी 74 है, बाराबंकी 63 है। तो यहाँ पे जो मैनपुरी है वो सबसे अधिक है इन तीनों में। तो आपका बहराइच के बाद थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, ये बिल्कुल सही है। बाराबंकी आपका 63 पे है साक्षरता दर और मैनपुरी का 75 है। तो यानी कि ये मैनपुरी सेकंड, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा, डी, ये कंफर्म है, डी आंसर सही होगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अवध कुछ किसान सभा, ये बहुत ही पॉपुलर किसान सभा है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अपग्रेडेड क्वेश्चन है और इस पर टाइम लगेगा। 1920 में रूढ़ प्रतापगढ़ में गठित, एक कथन है। नेक्स्ट है किसानों के विरुद्ध तालुकोदार की दमनकारी प्रभावों के जवाब में बनाई गई, बिल्कुल सही बात है। किसानों के विरुद्ध तालुकोदार मतलब जो किसान को पट्टे पे ज़मीनें और वो देते थे, दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। 1920 में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों पर समर्थन किया। तो ये चारों कथन सही हैं, ये चारों कथन सही है। और यहाँ पे चरण सिंह द्वारा स्थापित, चौधरी चरण सिंह की जिक्र हो रही है, ये नहीं है इस कथन से संबंधित। तो यहाँ पे ये आंसर जो है नहीं सम्मिलित होता, इनके विचार नहीं मिलते हैं। अवध किसान सभा की हम बात कर रहे हैं, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे 4 कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। और ये ऑप्शन डी 4 कथन सही हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी आंसर मेरे हिसाब से सही होगा। बाकी आंसर शीट आती है तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इनकी बेंच से जो सबसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं उसमें ऑप्शन में दिया गया है आधार केस, तारकेश्वर केस, बिल्किस बानो केस, केशवानंद भारती केस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए, आधार केस पे इनके बहुत बड़े स्टेटमेंट थे जो ऐतिहासिक निर्णय बने। और हम सभी जानते हैं कि आज हम सब लोग सारी चीज़ें, चाहे वो हमें एयरपोर्ट जाना हो, चाहे हम रेलवे टिकट लें, चाहे हम कहीं घूमने जाएं, होटल लें, कहीं भी जाएं, तो आधार ही आधार है। हमारा इंडियंस का सारा काम आधार पे डिपेंडेंट हो रहा है। सिम लेने से लेके गैस चूल्हा कनेक्शन लेने से लेके हर चीज़ आधार पे, जिस पे इनका एक निर्णय आया था जो कि ऐतिहासिक था। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं हलवा पूरी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखता हूँ और उधर मैं दूसरे क्वेश्चनों को देखता हूँ तो उसके कंपेयर में बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्र पंचायत मतलब कि चेयरपर्सन ऑफ क्षेत्र पंचायत इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष और ऑप्शन है प्रबंधक, सचिव, प्रमुख। तो हम लोग ब्लॉक प्रमुख करते हैं ना, तो जो प्रमुख बनाए जाते हैं ये होते हैं क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसको टफ कैसे किया है यूपी SSS ने। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना वर्ष। अब देखिए यहाँ बच्चा ये समझ जाएगा कि NBRI जो CSIR की लैब है वो लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पे लखनऊ जो नाम है 2 बार दे दिया गया। स्थापना वर्ष में की गई है। अब इसको जो रॉयल गार्डन, जो शाही बाग है, इसको हम रॉयल गार्डन बोलते हैं। और ये जो लखनऊ के नवाब थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो काफ़ी बच्चे ये समझेंगे कि CSIR, अगर CSIR के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे CSIR की स्थापना आज़ादी के बाद हुई है, तो ये आंसर मार देंगे और ये गलत हो सकता है। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ये 1789 लखनऊ जो नवाब थे जिन्होंने
भूल भुलैया, चिड़ियाघर, रॉयल गार्डन और ये आपका NBRI की जो ज़मीनें थी, ये सारी नवाबों की दी हुई चीज़ें हैं, विरासत में मिली है लखनऊ को, तो ये आंसर होना चाहिए। पर हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पे CSIR की बात को वरीयता दी गई तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला। अब बरुआ सागर किला की अगर हम बात करेंगे तो ये झांसी से जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम यूपी के लास्ट स्टेज पे रहते हैं, ललितपुर और झांसी के पहले, तो उस रोड पर है ये बरुआ सागर किला, और इसको बनवाया था राजा उदित सिंह ने। राजा उदित सिंह की ये देन है, ये इतिहास का पार्ट है, यूपी GK का पार्ट है। नेक्स्ट आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा नौचंदी मेले का आयोजन करता है, कौन सा शहर? तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बच्चे लखनऊ आए होंगे वो एक नौचंडी एक्सप्रेस चलती है जो कि मेरठ से चलती है। नौचंडी मेला बहुत ही फेमस मेला है और नौचंडी मेरठ का पर्व है, तो ये मेरठ आंसर यहाँ पे सही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों के सही होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर मेला है नौचंडी मेला। मैंने भी इसको अटेंड किया है, नौचंडी मेला को। नेक्स्ट, मुख्य रूप से, अब देखिए, मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये चूना पत्थर है जो आंसर है इसका। रॉक फास्फेट, सीमेंट, गेरुआ, जितने भी बड़े इंडस्ट्री हैं, कोई भी, चाहे वो अडानी ग्रुप की हो, सीमेंट की फैक्ट्री ACC हो, अंबुजा हो, इन सब के प्लांट आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलेंगे। ज़्यादातर बच्चों ने सोनभद्र कितने जिलों से, कितने राज्यों से घिरा हुआ है, सोनभद्र की जलवायु, सोनभद्र है, ललितपुर है, ये जो यूपी के बॉर्डर के ज़िले हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे जो पाए जाने वाला मेन कच्चा माल है, जिससे कि हमें सीमेंट उद्योग के लगाने में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा बढ़ता है, वो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन। तो यहाँ पे हम इन GK के क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं पार्ट A में, और बहुत ही जल्द हम आपके पास आएंगे कंप्यूटर और फार्मेसी के सब्जेक्ट के साथ। पर मेरा सुझाव ये है कि किसी भी बच्चे को डिप्रेस नहीं होना है, लगातार मेहनत करना है। ये फार्मेसी जगत में यूपी में आने वाली अब तक की सबसे अच्छी और बड़ी वैकेंसी है। आप सभी से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस कॉलेज में अपने टीचर, गुरुजन, मित्रों, सीनियरों से मिलकर डिस्कस करके वार्तालाप करके पढ़िए, जिससे आपका रिवीजन हो। और कभी भी मौका मिले तो ऐसे हिस्टोरिक प्लेस को घूमने भी जाइए, जिससे आपका GK का पार्ट तैयार होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिकल पे फोकस करिए, प्रैक्टिकल पे कोशिश कीजिए। ये जो पेपर है ये प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन डिपेंडेंसी पे हो जाते हैं, जहाँ पे उनको बस पैसे दे दिया जाता है, पुराने वीडियो दिखा दिए जाते हैं। पर ऐसा मत करिए। जो आप अपनी आंखों से फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे जो ज्ञान अर्जित होगा, और जो आपको लगता है कि मैं कमरे में, मोबाइल में, TV में अपना लेक्चर सुन के तैयारी कर लूँगा, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि ऑनलाइन का सहारा मत लीजिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑनलाइन के सहारे मत रहिए। सिर्फ ऑनलाइन के सहारे रहेंगे तो धोखा हो सकता है। तो सभी छात्रों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और लगातार हम बने रहेंगे और इस पेपर पे पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी। थैंक यू।